दो संस्मरण। संजय सिन्हा, जन्म 1946, पटना, बिहार। परिचय। संजय सिन्हा जी विगत 30 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। आपकी कहानियां, संस्मरण आदि अनुभवजन्य हैं। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती हैं। प्रमुख कृतियां 6.1 रिक्टर स्केल उपन्यास, समय संस्मरण संग्रह। गद्य संबंधी प्रस्तुत प्रथम संस्मरण पक्षियों के प्रतीक लेकर मनुष्य के आत्मबल को मजबूत करने तथा दृढ़ निश्चयी होकर सामूहिक जीवन जीने की उपयोगिता को दर्शाता है। इस संस्मरण में सिन्हा जी ने नेतृत्व के गुण, उसकी जवाबदेही को स्पष्ट किया है। दूसरे संस्मरण में पारिवारिक रिश्तों संबंधों के महत्व को दर्शाया गया है। किस तरह लेखक के परिवार ने अपरिचितों को सहजता से आश्रय दिया, सहायता की, वह आज के समय में अनुकरणीय है। हंस और आदमी। आपने कभी हंसों को उड़ते हुए देखा है? जरूर देखा होगा। आपने देखा होगा कि बहुत ऊपर आसमान में अंग्रेजी अक्षर वी के आकार में ये उड़ते चले जा रहे होते हैं। जब मैं छोटा था और सितंबर अक्टूबर की हल्की ठंड में घर की छत से कभी हंसों की यह उड़ान दिख जाती तो मैं हैरान रह जाता। ऐसा लगता मानो बहुत से अनुशासित सिपाही सफेद पंखों में लिपटकर हवा में तैरते चले जा रहे हैं। मेरे मन में ढेरों सवाल उठते। आखिर ये इस तरह वी आकार बनाकर क्यों उड़ रहे हैं? ये सब कहां जा रहे हैं? सबसे पीछे वाला सबसे आगे क्यों नहीं जाने की कोशिश कर रहा? बीच वाला क्यों अपनी जगह पर उसी रफ्तार से चल रहा है? क्या किसी ने इन्हें निर्देश किया है कि ऐसे ही उड़ना है? कौन है इनका निर्देशक? बहुत से सवाल लेकर जब मैं मां के पास आता तो मां मेरा सिर सहलाती, कहती कि ये मान सरोवर के राजहंस हैं। तो ये सारे हंस जो इस तरह एक गति से उड़ते हैं, उसका क्या मतलब हुआ? ये आपस में रिश्तेदार हैं। सबसे आगे वाला उनका नेता होता है। वही उड़ने की रफ्तार और दिशा तय करता है। उसके पंखों को बाकियों से ज्यादा मेहनत करनी होती है। सामने आने वाले खतरों को वह पहले पहचानता है। वह हवा को काटता है, उसके बाद बाकी के हंस हवा को काटते हुए चलते हैं और अपने से पीछे उड़ने वाले हंसों के लिए वह उड़ान को आसान बनाते चलते हैं, मां कहती। लेकिन मां सबसे आगे वाला ज्यादा मेहनत करता है और सबसे पीछे वाले के लिए रास्ता आसान बनाता चलता है। ऐसा क्यों? उससे उसे क्या फायदा? मैंने कहा ना कि ये रिश्तेदार हैं। ये जानते हैं कि कर भला तो हो भला, इसीलिए ये एक दूसरे को साथ देते हुए चलते हैं। ये बहुत दूर तक उड़ते हुए चले जाते हैं। ये एक बार में 10 घंटे उड़ सकते हैं। 10 घंटे? हाँ बेटा, कई बार उससे भी ज्यादा। इनमें सबसे आगे वाला हंस सबसे अधिक मेहनत करता है। फिर जब वह थकने लगता है तो सबसे पीछे वाला उसकी जगह लेने पहुंच जाता है। ऐसे ही सारे हंस उड़ते हुए अपनी अपनी जगह बदलते चले जाते हैं। मैंने बताया ना, सबसे आगे वाला नेता होता है और वह दूसरे हंसों के लिए उड़ान को आसान बनाता हुआ अपने पंखों से हवा को काटता चलता है। पीछे वाले को कम मेहनत करनी होती है, उसके पीछे वाले को और कम। इस तरह ये बीच हवा में ही सुस्ताते हुए एक दूसरे का साथ देते हुए हजारों मील का सफर तय कर लेते हैं। मां फिर मुझे हंसों की ढेर सारी कहानियां सुनाती, बताती कि हंस मोती खाते हैं, हंसों के पास नीर क्षीर अलग करने का विवेक होता है, वे दूध और पानी को अलग कर सकते हैं। एक बार एक शिकारी ने किसी हंस को मार दिया तो कैसे सिद्धार्थ ने उसे बचा लिया। शिकारी ने सिद्धार्थ से जब अपना शिकार मांगा तो उन्होंने कैसे उसे समझाया कि मारने वाले से बचाने वाले का हक ज्यादा होता है। और फिर मैं उन हंसों के साथ उड़ता हुआ बहुत दूर चला जाता। मेरे पंख तब कमजोर थे, लेकिन मुझसे आगे वाला हंस मेरे लिए उड़ान को आसान बनाता जाता था। मेरे हिस्से की मेहनत वह करता और हम साथ साथ आसमान में बहुत दूर उड़ते चले जाते। मेरे मन की उड़ान में सबसे आगे वाला हंस पिताजी की तरह लगता, फिर मां, फिर चाचा चाची, हम सारे भाई बहन और दादी भी। दादी तो बूढ़ी हो गई हैं। कोई बात नहीं, पिताजी के मजबूत पंख सबके लिए रास्ता बनाते चलेंगे।
वे सभी संकटों के साथ दो हाथ करके सामने दीवार बनकर खड़े रहेंगे। पहले दादी जी ने पिताजी के लिए रास्ता बनाया होगा, अब पिताजी दादी जी के लिए रास्ता बना रहे हैं। यह परिवार है। पिताजी थक जाएंगे तब माँ आगे हो जाएगी, फिर चाचा जी आगे हो जाएंगे और उड़ते उड़ते मैं भी तो बड़ा हो जाऊंगा, फिर मैं आगे हो जाऊंगा। मैं पिताजी से कहूंगा कि आप आराम कीजिए, मेरे पंख सबके पंखों को आराम देंगे, मेरे पंख सबको साथ लेकर उड़ेंगे। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो सबको हंसों के बारे में बताऊंगा, बताऊंगा कि आदमी भी चाहे तो ऐसे साथ साथ बहुत दूर तक उड़ सकते हैं। एक दिन मैं बड़ा हो गया, बहुत कोशिश की, लेकिन आदमी ऐसा कहां होता है। वह एक बार आगे हो जाता है तो सिर्फ अपने लिए सोचने लगता है, उसे पीछे वालों की चिंता नहीं रहती। कई बार पीछे चलने वाले भी आगे निकलने की होड़ में उस अनुशासन को तोड़ देते हैं। कई बार तो अपने पंखों से दूसरों के लिए हवा काटने की जगह उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। माँ तो कहती थी कि भगवान के बनाए सभी जीवों में आदमी सबसे बुद्धिमान होता है, लेकिन मुझे तो हंस बुद्धिमान लगते हैं, सबको साथ लेकर उड़ते हैं। एक दिन में 10 घंटे उड़ते हैं, हजारों मील उड़ते हैं। सबसे कमजोर हंस भी उसके साथ उड़ता है। आदमी ऐसा कहां करता है। अब मां नहीं है, होती तो पूछता, मां, इन हंसों को रिश्तों का पाठ किसने पढ़ाया। आत्मीय रिश्ते। कई साल पहले एक रात हमारे घर की घंटी बजी। तब हम पटना में रहते थे। आधी रात को कौन आया। पिताजी बाहर निकले। सामने दो लोग खड़े थे, एक पुरुष और एक महिला। पटना वाले हमारे घर के बरामदे में लोहे की ग्रिल लगी थी, जिसमें हम रात में ताला बंद कर देते और पूरा घर सुरक्षित हो जाता। पिताजी ने ताला खोला, पूछा कि आप लोग कौन हैं, कहां से आए हैं। उन्होंने पिताजी के हाथ में एक चिट्ठी पकड़ाई। पिताजी ने चिट्ठी पढ़ी और खुश हो गए। उन्होंने आगंतुकों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया। उन्होंने हमें आवाज देकर बुलाया और कहा कि ये लोग फलां जगह से आए हैं और इन्हें तुम्हारी बुआ जी ने भेजा है। बुआ जी ने भेजा है? वाह! अब हमारे लिए यह जानना जरूरी नहीं था कि वह कौन है, कहां से आए हैं। बुआ जी का कहा पत्थर की लकीर था। उन्हें हमारी बुआ जी ने भेजा था, यही जान लेना बहुत बड़ी बात थी। सर्दी की वह रात थी। फटाफट उनके सोने के लिए एक बिस्तर का इंतजाम किया गया। हम दोनों भाई दो रजाइयों में लिपटे थे। हमारी एक रजाई ले ली गई और कहा गया कि दोनों भाई एक ही रजाई में घुस जाओ। एक रजाई नए मेहमान को देनी है। हमें याद है, हम पहली बार उनसे मिल रहे थे। पिताजी ने अपनी बड़ी दीदी और उनके पूरे परिवार का हाल पूछा और ये जान लिया कि वे अपने जानने वाले हैं, मतलब हमारे रिश्तेदार नहीं, बुआ की पहचान वाले हैं। आने वाली महिला की तबीयत थोड़ी खराब थी और पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उनका इलाज होना था। चूंकि वह मेरी बुआ जी को जानते थे और बुआ जी के छोटे भाई का परिवार पटना में था, इसलिए ये तो सोचने की बात नहीं थी कि वह कहाँ रहेंगे। वह बिना किसी पूर्व सूचना के हमारे घर पहुंच गए थे। उनकी ट्रेन आनी तो शाम को थी, लेकिन ट्रेन के टाइम से न चलने का बुरा कौन मानता है। ट्रेन 5 घंटे लेट पहुंची थी और हमारे वह मेहमान बिना खाए पिए आधी रात में हमारे घर पहुंच गए थे। फटाफट खाना बना, सोने का जुगाड़ हुआ और सुबह उन्हें अस्पताल पहुंचाने का भी। वे कोई सप्ताह भर हमारे घर रहे। हम खूब घुल मिल गए। हम रोज ठहाके लगाते, साथ खाते और पूरी मस्ती करते। ऐसा लग रहा था मानो हम सदियों से एक दूसरे को जानते हों। बुआ जी ने तिल की मिठाई भेजी थी। दिल्ली में उसे गजक कहते हैं, हमारे यहाँ सब तिलकुट कहते थे। हम सब ने तिल और गुड़ की उस मिठाई को खूब मजे लेकर खाया। हमारी बुआ जी सारे संसार का ख्याल रखती थी और भाई भतीजों में तो उनकी आत्मा ही बसती थी। उन्होंने अपने परिचित भेज दिए, हमने उन्हें रिश्तेदार बना लिया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हम दोबारा कभी उन रिश्तेदारों से नहीं मिल पाए जो उस रात हमारे घर आए थे। लेकिन हम जब भाई बहनों के जेहन में उस रिश्ते की याद आज भी ताजा है। हम आज भी उनके आने और अपनी रजाई छीन जाने को याद कर खुश होते हैं। जब मैं 25 साल पहले भोपाल से दिल्ली नौकरी करने आया था, तब तो मेरे मामा जी ने एक चिट्ठी अपने एक जज दोस्त के नाम लिखकर मुझे भेज दिया था। दिल्ली के किदवई नगर में वह रहते थे। मैं चिट्ठी लेकर उनके घर पहुंच गया। विश्वास कीजिए, जितने दिन उनके घर रहा,
परिवार के एक सदस्य की हैसियत से रहा। उनकी बेटियां मेरी बहनें बन गईं और उनका बेटा मेरा भाई। मुझे कार्यालय से आने में देर होती तो वे चिंतित होते, मेरी राह तकते। मेरे एक परिजन ने जानना चाहा कि मैं हर रोज माँ, भाई, पत्नी, पिता, तमाम रिश्तों पर ही क्यों लिखता हूं। उनका कहना है कि ये सारे रिश्ते तो उनके पास भी हैं, फिर रोज रोज रिश्तों की चर्चा क्यों। बात तो सही है, लेकिन फिर मैं जब सोचने बैठता हूं तो यही सोचने लगता हूं कि क्या सबके पास रिश्ते हैं? क्या सचमुच रिश्ते हैं? कल मेरे पास किसी ने रिश्तों को पर कुछ सुंदर पंक्तियां लिखकर भेजी। आज मैं बहुत छोटे में उन्हें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप बहुत गंभीरता से उन पंक्तियों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझे यकीन है कि आपने हजारों बार पहले ये पंक्तियां पढ़ी होंगी, लेकिन आज एक बार मेरे कहने से पढ़िए। फिर मुझे बताइए कि सब उन पंक्तियों को के क्या सचमुच हम उन सब पंक्तियों के किसी कोने के करीब हैं। अकेले हम सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन रिश्तों के बीच बातें करते हैं। अकेले हम मजे कर सकते हैं, लेकिन रिश्तों के बीच उत्सव मनाते हैं। अकेले हम मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन रिश्तों के बीच हम ठहाके लगाते हैं। और आखिरी लाइन यह कि यह सब सिर्फ इंसानी रिश्तों में ही संभव है। मैं रोज रोज रिश्तों की कहानियां सिर्फ इसलिए लिखता हूं क्योंकि सच यही है कि आज आदमी सबके बीच रहकर भी सबसे अकेला हो गया है। सारे रिश्ते हैं, लेकिन दरअसल कोई रिश्ता नहीं बचा है। हम सब अपनी जिंदगी जीने की तैयारी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारे पास स्वयं के लिए भी समय नहीं रहा। अब मैं कहीं जाता हूं तो होटल बुक करता हूं, पता नहीं सारे रिश्ते कहां चले गए। आप में से अगर किसी के पास बुआ के उस पड़ोसी का कोई रिश्ता बचा है तो आप भाग्यशाली हैं। मैं तो अपने उसी भाग्य की तलाश में हर रोज मुंह उठाए आपके पास पहुंच जाता हूं। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। परिच्छेद क्रमांक 1। आपने देखा होगा कि यहां से उड़ान को आसान बनाते चलते हैं यहां तक। शब्दार्थ: निर्देश, जताना, संकेत करना। निर्देशक, जो निर्देश करे। रफ्तार, गति। बाकी, शेष। उत्तर लिखिए। उड़ने वाले पक्षियों का नाम राजहंस। पक्षियों का आवास स्थान मानसरोवर। पक्षी अंग्रेजी अक्षर के इस आकार में उड़ते थे, वी के आकार में। उड़ान भरने का मौसम हल्की ठंड। आकृति पूर्ण कीजिए। लेखक के मन में उठने वाले प्रश्न: इनका निर्देशक कौन है? ये सब कहां जा रहे हैं? बीच वाला क्यों उसी रफ्तार से चला जा रहा है? पीछे वाला आगे आने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? कृति 2। आकृति पूर्ण कीजिए। नेता का कार्य उड़ने की रफ्तार तथा दिशा तय करना, आने वाले खतरों को पहचानना, दूसरों के लिए उड़ान आसान बनाना, हवा काटना। परिच्छेद में आए दो अंग्रेजी महीनों के नाम: सितंबर, अक्टूबर। उत्तर लिखिए। हंसों को उड़ते देखकर लेखक को यह लगता मानो सफेद पंखों में लिपटे अनुशासित सिपाही हैं। हंसों के विषय में लेखक अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए इनके पास जाता, अपनी माता के पास। कृति 3। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय अलग कीजिए। अनुशासित, अनु अधिक शासन अधिक इत। निर्देशक, निहि अधिक देश अधिक अक। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग अलग कर लिखिए। निर्देश, निहि अधिक देश। अनुशासित, अनु अधिक शासित। निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक एक शब्द दीजिए जिसके आने की तिथि का पता न हो। अतिथि, जो बिना वेतन के काम करता हो,
अवैतनिक। स्वमत अभिव्यक्ति। कर भला तो हो भला कहावत से आप कहां तक सहमत हैं, लिखिए। यह बात बिल्कुल सच है कि यदि आप दूसरों की भलाई करेंगे तो ईश्वर आपकी भलाई करेगा। हमारे समाज में तो कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों के साथ अन्याय होता हुआ देखते हैं किंतु कुछ नहीं बोलते। वे सोचते हैं कि अगर वे मदद करेंगे तो झंझट में पड़ जाएंगे। वे घटती हुई दुर्घटना को अनदेखा करते हुए चल देते हैं। किंतु उसी समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों के प्राणों की रक्षा करते हुए स्वयं प्राण त्याग देते हैं। ऐसे ही लोग समाज के नायक होते हैं। लोग अपने बच्चों के सामने ऐसे ही लोगों का उदाहरण देते हैं। इस संस्मरण में ऐसा उदाहरण आया कि एक बार लेखक ने एक अपरिचित परिवार को अपने घर में रखा, उनको अस्पताल ले जाकर उपचार करवाया। 25 साल पहले लेखक जब पटना से दिल्ली नौकरी करने गया तो उसे भी एक जज के यहाँ रहने की सुविधा मिली। इसलिए यह बात 16 आने सच है कि कर भला तो हो भला, हो भला। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। परिच्छेद क्रमांक 2। 10 घंटे यहां से लेकर बहुत दूर उड़ते चले जाते यहां तक। शब्दार्थ: सुस्ताना, आराम करना, सफर, यात्रा, क्षीर, दूध, नीर, पानी, हक, अधिकार। कारण लिखिए। सबसे आगे वाला हंस सबसे अधिक मेहनत करता है। सबसे आगे उड़ने वाला हंस सबसे अधिक मेहनत करता है क्योंकि वह नेता होता है। इसलिए वह दूसरे हंसों की उड़ान को आसान बनाता हुआ अपने पंखों से हवा को काटता हुआ चलता है। सबसे पीछे वाला हंस आगे वाले की जगह लेने पहुंच जाता है। कारण: जब आगे आगे उड़ने वाला हंस थक जाता है तब उसकी जगह लेने के लिए पीछे उड़ने वाला हंस आगे पहुंच जाता है। उत्तर लिखिए। हंस उड़ते हुए बीच हवा में सुस्ता लेते हैं। आगे उड़ने वाले हंस को अधिक मेहनत करनी पड़ती है जबकि पीछे वालों को कम। जब आगे वाला हंस थक जाता है तब पीछे वाला हंस उसकी जगह लेता है। इस प्रकार ये स्थान बदलते हुए बीच हवा में सुस्ता लेते हैं। आगे उड़ने वाला हंस पीछे वालों की उड़ान आसान बनाता है। आगे उड़ने वाला हंस हवा को अपने मजबूत पंखों से काटता हुआ चलता है। इस प्रकार वह पीछे उड़ने वाले हंसों की उड़ान को आसान बनाता है। आकलन कृति। आकृति पूर्ण कीजिए। हंस इन्हें अलग करता है। दूध, पानी। हंस का शिकार करने वाला शिकारी। हंस को बचाने वाला सिद्धार्थ। हंस की खुराक मोती। उत्तर लिखिए। शिकार मांगने पर सिद्धार्थ ने शिकारी को यह समझाया। जब शिकारी ने सिद्धार्थ से शिकार मांगा तो सिद्धार्थ ने उसे समझाया कि मारने वाले से बचाने वाले का हक ज्यादा होता है। मन की उड़ान में लेखक को उड़ने में ये सहायता करते हैं। माँ से हंस की कहानियां सुनते सुनते जब लेखक मन की उड़ान करने लगता तब उसके पिताजी उड़ने में उसकी मदद करते हैं। शब्द संपदा। कृदंत शब्द के 2 उदाहरण लिखिए। टिकाऊ, झाड़ू। तद्धित शब्द के 2 उदाहरण लिखिए। शहरी, बचपन। अनेक शब्दों के लिए एक एक शब्द लिखिए। मूर्ति की पूजा करने वाला, मूर्ति पूजक। सहन करने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति, सहिष्णु। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। कहानी, कहानियां। पंख, पंखे। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आसान, कठिन। विवेक, अविवेक। भारतीय गांव भी अब धीरे धीरे बदल रहे हैं। इससे आप कहां तक सहमत हैं? यह बिल्कुल सही बात है कि हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। अब गांवों के नवयुवक शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। देश की जनसंख्या बढ़ रही है। उसकी उदरपूर्ति के लिए लोग बनों को काट रहे हैं। गांवों तक सड़कें बन गई हैं। धीरे धीरे अब शहरी सभ्यता गांवों में भी अपना पैर जमा रही है। लोगों के घरों में समाचार पत्र आने लगा है। घरों में दूरदर्शन लगे हुए हैं। वो मोबाइल तो लगभग प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच चुका है। इस प्रकार यह कहना सही है
कि भारतीय गांव भी अब धीरे धीरे बदल रहे हैं। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। परिच्छेद क्रमांक 3, मेरे मन की उड़ान में यहां से लेकर बहुत दूर तक उड़ सकते हैं, यहां तक। शब्दार्थ: मजबूत, ताकतवर, संकट, दुख। संजाल पूर्ण कीजिए। लेखक के मन की उड़ान में उड़ने वालों का क्रम: सबसे पहले पिताजी का हंस, फिर माताजी का हंस, इसके बाद चाचा चाची तथा दादी का हंस, अंत में लेखक तथा उसके भाई बहनों के हंस। दो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। उड़ान: अपने पंखों की सहायता से पक्षी क्या करते हैं? मजबूत: आसमान में ऊंची उड़ान भरने के लिए पक्षियों के पंख कैसे होने चाहिए? आकृति पूर्ण कीजिए। परिवार चलाने की लेखक की कल्पना: पिताजी दादी को आराम देंगे, पिताजी के थकने पर माताजी परिवार चलाएंगी, माँ के थक जाने पर चाचा चाची परिवार चलाएंगे, चाचा चाची के थक जाने के बाद लेखक के साथ भाई बहन परिवार चलाएंगे। रिश्ते: माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी। शब्द संपदा: निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। मजबूत, कमजोर, बूढ़ा, जवान। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। आदमी, औरत, हंस, हंसिनी। परिच्छेद से दो शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। उड़ते उड़ते, साथ साथ। बुजुर्ग इतिहास, परंपरा और संस्कृति के वाहक हैं, इस पर अपने विचार प्रकट कीजिए। बच्चों के साथ काम करते हुए बुजुर्गों की दृष्टि उन्हें संस्कारित करने की ओर होती है। उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान बुजुर्गों द्वारा कराया जाता है। बाल मानस को धीरे धीरे जिंदगी की सच्चाइयों से बुजुर्गों द्वारा ही परिचित कराया जाता है। बूढ़े बूढ़े जब बच्चों को कहानियां सुनाते हैं बड़े बूढ़े जब बच्चों को कहानियां सुनाते हैं तब वे उनका अपना इतिहास, भूगोल तथा संस्कृति से भी परिचित कराते चलते हैं। त्योहारों की प्रासंगिकता बच्चों को समझाते हुए बड़े बुजुर्ग उन्हें परंपरा तथा वैज्ञानिकता से जोड़ते हैं। गीत गा गवाकर बच्चों को वे संगीत व कला की संवेदनाओं से जोड़ते हैं। वे बच्चों को शिष्टाचार तथा सामाजिकता का पाठ भी पढ़ाते रहते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति की छाया में पला बालक पूर्ण विकास करता है। इस दृष्टि से यह कहना बिल्कुल सही है कि बुजुर्ग इतिहास, परंपरा और संस्कृति के वाहक हैं। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। परिच्छेद क्रमांक 4, एक दिन मैं बड़ा हो गया, यहां से लेकर हंसों को रिश्तों का पाठ किसने पढ़ाया, यहां तक। शब्दार्थ: होड़, प्रतिस्पर्धा। बुद्धिमान, जो बहुत समझदार हो, मुश्किल, कठिनाई। आकृति पूर्ण कीजिए। आगे बढ़ने वाले आदमी में होने वाला परिवर्तन: सिर्फ अपने लिए सोचता है, उसे पीछे वालों की चिंता नहीं होती। आगे बढ़ने की होड़ में वह अनुशासन तोड़ता है, दूसरों के लिए कठिनाई पैदा करता है। उत्तर लिखिए। आदमी के बारे में लेखक के माँ की क्या राय? भगवान के बनाए सभी जीवों में आदमी सबसे बुद्धिमान होता है। अंत में लेखक ने माँ से यह प्रश्न पूछा कि हंसों को रिश्तों का पाठ किसने पढ़ाया? आकलन कृति: लेखक को हंसों के बुद्धिमान लगने का कारण: सबको साथ लेकर चलते हैं, एक दिन में 10 घंटे उड़ते हैं, हजारों मील उड़ते हैं, सहयोग के कारण कमजोर हंस भी साथ उड़ लेते हैं। दो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। अनुशासन: विद्यार्थी विद्यालय में ज्ञान के साथ और क्या सीखते हैं? बुद्धिमान: लेखक को हंस आदमी की तुलना में क्या लगते हैं? शब्द संपदा: निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के अर्थ लिखिए। अर्थ: धन, के लिए, प्रयोजन, कारण। तनु: पतला, सुंदर, कोमल। कृष्ण: काला, श्री कृष्ण, कृष्ण पक्ष। पद:
पैर, स्थान, रक्षा, उपाधि। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। बुद्धिमान, मूर्ख, दुर्लभ, सुलभ। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम। जिसकी आयु बड़ी लंबी हो, दीर्घायु। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग अलग कर लिखिए। संपत्ति, उपसर्ग सम। परिकल्पना, उपसर्ग परि। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय अलग कर लिखिए। मिलावट, प्रत्यय आवट। रसीला, प्रत्यय ईला। सहकारिता ही जीवन है विषय पर अपने विचार लिखिए। एकाकी जीवन हिमालय पर साधना के लिए भले ही उपयुक्त हो, किंतु संसार में एकाकी जीवन का कोई महत्व नहीं है। मनुष्य को दूसरों से सहयोग लेना पड़ता है और सहयोग देना पड़ता है। परस्परावलंबन से वे आगे बढ़ सकते हैं। वास्तविक शक्ति संगठन में निहित है। सहकारिता का अर्थ है सहयोग से मिलजुल कर काम करना। सहकारिता के कारण छोटे छोटे किसान, गांव के मजदूर आपस में मिलकर बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। गुजरात का अमूल तथा महाराष्ट्र के गन्ने की मिलें सहकारिता के कारण ही सफल हुई हैं। अब लोग सहयोग करके सहकारी बैंकों की स्थापना करने लगे हैं। गांव में किसान सहकारी समितियां बनाते हैं। इन समितियों से किसानों को ऋण, खाद, बीज आदि चीजें कम ब्याज पर मिलती हैं। इस प्रकार लोग शाहूकार के चंगुल से बच जाते हैं। इस प्रकार यह कहना सही है कि सहकारिता ही जीवन है, क्योंकि इसी से जीवन खुशहाल बनता है। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। परिच्छेद क्रमांक 5। पिताजी बाहर निकले, यहां से बुआ की पहचान वाले हैं, यहां तक। शब्दार्थ: आत्मीय, निजी, स्वकीय। रिश्ता, संबंध। आगंतुक, आने वाले। फटाफट, तुरंत। इंतजाम, प्रबंध। उत्तर लिखिए। बाहर आने पर पिताजी ने इन्हें खड़ा देखा, एक पुरुष को तथा एक महिला को। ग्रिल में ताला लगाने का उद्देश्य घर की सुरक्षा के लिए। आगंतुकों ने पिताजी को इनकी चिट्ठी दी, लेखक के बुआ की। बुआ जी का कहा, पत्थर की लकीर होती है। संबंधित शब्दों की जोड़ियां मिलाइए। ताला, सुरक्षा। ओढ़ने के लिए रजाई। सोने के लिए बिस्तर। घर के बरामदे में लोहे की ग्रिल। उत्तर लिखिए। रात में ताला खोलने वाला व्यक्ति लेखक के पिताजी। उस समय का मौसम सर्दी का। आगंतुकों पर विश्वास का कारण लेखक की बुआ की चिट्ठी। आगंतुकों को सोने के लिए यह इंतजाम किया गया, बिस्तर तथा रजाई दी गई। दो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। चिट्ठी: हम अपने स्वजनों का समाचार पाने के लिए डाक से क्या भेजते हैं? रजाई: उत्तर भारत के लोग सर्दी से बचने के लिए क्या ओढ़ते हैं? शब्द संपदा: निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। आभूषण, अलंकार, गहना, जेवर, भूषण। बिजली, तड़ित, चपला, विद्युत, चंचला। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। कृत्रिम, स्वाभाविक, सामिश, निरामिष। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के अर्थ लिखिए। तरणी, सूर्य, नाव, उद्धार। शारदा, सरस्वती, दुर्गा, प्राचीन लिपि। देश की बढ़ती जनसंख्या परेशानी का कारण है। इस पर अपने विचार लिखिए। जिस समय हमारा देश आजाद हुआ, उस समय हमारी आबादी 32 करोड़ थी। आज हमारी आबादी लगभग 130 करोड़ हो गई है। जिस गति से देश की जनसंख्या बढ़ी है, उस गति से देश का उत्पादन नहीं बढ़ा है। बढ़ती जनसंख्या तमाम असुविधाओं का कारण बनती है। लोगों को शिक्षा नहीं मिल पाती, उन्हें अस्पतालों में उपचार नहीं मिल पाता, परिवहन के साधनों में लोग भूसे की तरह ठूसे रहते हैं।
देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। लोगों को चाहिए कि वे स्वयं जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाएं। सभी लोग इस समस्या पर ध्यान दें ताकि लोगों का जीवन स्तर सुधरे। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। परिच्छेद क्रमांक 6, आने वाली महिला की तबीयत, यहां से उनकी आत्मा ही बसती थी यहां तक। शब्दार्थ, इलाज, उपचार, पूर्व, पहले। आकलन कृति। उत्तर लिखिए। रजाइयों की संख्या 2। महिला का इलाज यहां हुआ, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल। बुआ जी के छोटे भाई का निवास स्थान पटना। ट्रेन इतने घंटे लेट थी, 5 घंटे लेट थी। 2 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। अस्पताल। लोग इलाज कराने के लिए कहां जाते हैं? ट्रेन। लोहे की पटरियों पर कौन दौड़ती है? कारण लिखिए। हमारे वे मेहमान आधी रात घर पहुंचे क्योंकि ट्रेन 5 घंटे लेट थी। संजाल पूर्ण कीजिए। लेखक के पिताजी द्वारा आगंतुकों के लिए की गई तैयारी, फटाफट खाना बनाना, सोने की व्यवस्था की गई, ओढ़ने के लिए रजाई दी गई, अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई। आकृति पूर्ण कीजिए। तिल से बनी मिठाइयों के नाम, गजक, तिलकुट। बुआ की आत्मा इनमें बसती थी, भाई में, भतीजों में। शब्द संपदा। परिच्छेद से शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। खाए पिए, घुल मिल। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। कुटिल, सरल, उपर्युक्त, निम्नलिखित। निम्नलिखित शब्दों के अनेकार्थी शब्द लिखिए। अमृत, अन्न, दूध, पारा, जल, स्वर्ग। प्रसाद, कृपा, अनुग्रह, हर्ष, नैवेद्य। निम्नलिखित वाक्य शुद्ध कर लिखिए। उन्होंने पिताजी के हाथ में एक चिट्ठी पकड़ाया। उन्होंने पिताजी के हाथ में एक चिट्ठी पकड़ाई। पिताजी ने चिट्ठी पढ़ा और खुश हो गया। पिताजी ने चिट्ठी पढ़ी और खुश हो गए। लोकतंत्र ही राष्ट्र के विकास में समर्थ है। इस पर आप अपनी राय 8-10 पंक्तियों में लिखिए। तानाशाही देश की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती। कभी कभी कोई तानाशाह सैन्य शक्ति के बल पर देश की सत्ता पर कब्जा जमा लेता है, किंतु वह देश के समुचित विकास के लिए कदम नहीं उठा सकता। लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। वे अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से परिचित होते हैं। ऐसे लोग जब देश की विधानसभाओं तथा संसद में पहुंचते हैं तो अपने क्षेत्र की जनता के हितों को ध्यान में रखकर काम करते हैं। इन लोगों के सामूहिक प्रयास से ही देश का विकास होता है। हमारा देश भी एक लोकतांत्रिक देश है। जो सरकारें जनता की भलाई के लिए काम नहीं करती, वे 5 वर्ष बाद सत्ता से हटा दी जाती हैं। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। परिच्छेद क्रमांक 7, आप जानकर हैरान, यहां से पंक्तियां लिखकर भेजी यहां तक। शब्दार्थ, हैरान, आश्चर्यचकित। जेहन, समझ, बुद्धि। रिश्ता, संबंध। हैसियत, विसात, सामर्थ्य। परिजन, परिवार, आश्रित वर्ग। उत्तर लिखिए। लेखक इस घटना को याद कर खुश हो जाता था, रजाई छीन जाने की घटना को। लेखक का भोपाल से दिल्ली जाने का उद्देश्य नौकरी करना। लेखक के मामा की चिट्ठी इनके नाम, जज के नाम। जज साहब का निवास स्थान दिल्ली का किदवई नगर। 2 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। कार्यालय, लोग काम करने के लिए कहां जाते हैं? भोपाल। लेखक दिल्ली आने के पहले कहां रहता था? संजाल पूर्ण कीजिए। लेखक रोज इन रिश्तों पर पत्र लिखता, मां, भाई, पत्नी, पिता। कारण लिखिए। लेखक रोज रोज रिश्तों की कहानियां लिखते हैं क्योंकि आज आदमी सबके बीच रहकर भी सबसे अकेला हो गया है। सारे रिश्ते हैं किंतु वास्तव में कोई रिश्ता बचा नहीं है। आकृति पूर्ण कीजिए। पाठ में आए शहरों के नाम, पटना, दिल्ली।
शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय अलग कर लिखिए। रिश्तेदार, रिश्ते अधिक दार। कार्यालयीन, कार्यालय अधिक ईन। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग अलग कर लिखिए। परिजन, परि अधिक जन। अतिक्रम, अति अधिक क्रम। निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक एक शब्द लिखिए। दूर के परिणामों का आकलन करने वाला दूरदर्शी। मीठा बोलने वाला मृदुभाषी, मधुरभाषी। खुशामद की कला पर अपने विचार लिखिए। खुशामद की कला में माहिर लोगों की खुशामद करके अपना बड़े से बड़ा काम निकाल लेते हैं। युग बदल रहा है, लोग प्रशंसा प्रिय होते जा रहे हैं। ऐसे लोग बिना प्रशंसा के कोई काम करने को तैयार नहीं है। बड़े लोगों के पीछे रहकर उनकी उचित अनुचित प्रशंसा करने वाले लोगों को चमचा या मस्का लगाने वाला कहते हैं। इस प्रकार की टिप्पणियों का चमचों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेरे विचार से खुशामद की कला के नए नए तरीके विकसित हो रहे हैं। चापलूसों को बड़े बड़े लोगों की डांट सुनने के साथ साथ उनके कुत्तों की भी भौंक सुननी सहनी पड़ती है। चापलूस अर्थात खुशामदी समाज में अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। चापलूस अर्थात खुशामदी समाज में अच्छी दृष्टि से नहीं देखे जाते। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। परिच्छेद क्रमांक 8। आज मैं बहुत छोटे में यहां से लेकर आपके पास पहुंच जाता हूं, यहां तक। शब्दार्थ: प्रस्तुत, उपस्थित, यकीन, विश्वास, उत्सव, आनंद, पर्व, त्योहार, मुस्कुराना, ओठों में हंसना, बहुत धीमे से हंसना, ठहाका, जोर से हंसना, इंसानी, मानवीय, व्यस्त, तल्लीन। उत्तर लिखिए। लेखक का पाठकों से अनुरोध। लेखक के पास किसी ने रिश्तों पर कुछ पंक्ति लिखकर भेजी। लेखक चाहता है कि पाठक भी उन पंक्तियों को गंभीरता से पढ़ें और लेखक को बताएं कि क्या सचमुच हम उन पंक्तियों के करीब हैं। दो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। होटल। दूसरे शहर में जाने पर हम कहाँ ठहरते हैं? भाग्य। लेखक रोज किसकी तलाश में आपके पास पहुंचता है? अंतर स्पष्ट कीजिए। अकेले हम सिर्फ बोल सकते हैं। रिश्तों के बीच हम बातें करते हैं। अकेले हम मजे कर सकते हैं। रिश्तों के बीच हम उत्सव मनाते हैं। अकेले हम मुस्कुरा सकते हैं। रिश्तों के बीच हम ठहाके लगाते हैं। लेखक के अनुसार आज के रिश्तों की वास्तविकता। लेखक के अनुसार आज आदमी आदमी के बीच रिश्ता बचा ही नहीं है। आदमी आदमी के बीच रहकर भी अकेला हो गया है। सारे रिश्ते हैं किंतु वास्तव में कोई रिश्ता बचा ही नहीं है। हम अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि हमारे पास स्वयं के लिए भी समय नहीं है। शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विधि, निषेध, स्वाधीन, पराधीन। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के अर्थ लिखिए। द्विज, ब्राह्मण, पक्षी, चंद्रमा, दांत। पतंग, सूर्य, क्रीड़ा, आकाश में उड़ने वाली पतंग। निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द लिखिए जिसकी आशा न की गई हो। अप्रत्याशित। आकाश में विचरण करने वाला नभचर। नियमितता से सफलता प्राप्त की जा सकती है विषय पर अपने विचार लिखिए। नियमितता व्यक्ति के जीवन के विकास और सफलता की कुंजी है। प्रकृति भी इस अनुशासन में बंधी है। नियमित रूप से प्रतिदिन समय पर सूर्य निकलता है। निश्चित क्रम से ऋतुएं आती जाती हैं। सागर में ज्वार भाटा आता है। एक निश्चित गति से भ्रमण करती हुई पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। यदि क्षण भर के लिए ही सही यह व्यवस्था शिथिल हो जाए तो पूरी सृष्टि में महाप्रलय का दृश्य उपस्थित हो जाएगा। प्रकृति की यह बात व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र पर भी लागू होती है। अनियमित व्यक्ति न तो अपना, न तो अपने समाज का और न ही अपने राष्ट्र का भला कर सकते हैं। नियम से अध्ययन करने वाला विद्यार्थी ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है।